देखो सॉलिड, बस 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 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज, सॉलिड, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, ठीक है, तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो सॉलिड कैसे चालू होता है। सॉलिड में सबसे पहले इलास्टिक क्या होता है, कोई भी चीज़ एक साइड से खींचे, सबसे पहले ये खींचे वापस अपनी जगह पे आ जाए, उसको अपन कहते हैं इलास्टिक, ठीक है। यहाँ से मान लो इसकी एक्स है, इसकी लेंथ, खींचने के बाद इसकी लेंथ क्या हो गई, मान लो यहाँ से यहाँ तक खींचा, खींच के इसकी लेंथ हो गई एक्स डैश, तो बढ़ी कितनी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को अपन कह देते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या हुआ, डेल्टा एक्स मतलब एक्स डैश मतलब फाइनल लेंथ माइनस एक्स जो कि है इनिशियल लेंथ, इसको अपन एक्स डैश कहते हैं। तो अब अपन ने खींचा तो ये लेंथ बढ़ गई, बताओ ये लेंथ हमेशा के लिए बढ़ गई क्या, हमेशा के लिए नहीं बढ़ी, जितनी देर तक अपन ने खींच के रखा उतनी देर तक लेंथ बढ़ी, मतलब जितनी देर तक फोर्स अपन ने लगाई उतनी देर तक लेंथ बढ़ी। अब जैसे ही अपन फोर्स हटा देंगे, देखो फोर्स लगाई लेंथ बढ़ गई, फोर्स अपन ने हटा दी तो लेंथ वापस पहले ऐसी हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये हमेशा के लिए लेंथ नहीं बढ़ी, कब तक के लिए बढ़ी, जब तक अपन ने फोर्स लगाई, फोर्स छोड़ेंगे तो वापस लेंथ पहले जैसी हो जाएगी। इस बिहेवियर को अपन क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। और जो भी बॉडी ऐसा बिहेवियर दिखाती है उसको अपन कहते हैं इलास्टिक बॉडी। अब बताओ जब अपन खींचेंगे और छोड़ेंगे तो क्या ये पूरी वापस आ जाएगी, तो बोलते हैं कि पूरी वापस नहीं आती, थोड़ी बहुत रह जाती है। मतलब मान लो पहले इसकी लेंथ थी एक्स, अपन ने खींचा डेल्टा एक्स, अब जब इसको छोड़ेंगे तो वापस आएगी, लेकिन पूरी वापस नहीं आएगी, थोड़ी बहुत एक्स से बड़ी रह जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत खींचने का इसमें असर रह जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि टोटली इलास्टिक बॉडी कोई सी नहीं होती जो पूरी जो पूरी की पूरी वापस आ जाए, यानी एक्स से अपन ने खींचे एक्स डैश बनी, एक्स डैश से वापस एक्स डैश बन जाए फोर्स छोड़ने पर, उसको कहते हैं टोटली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। लेकिन कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, अगर एक बार खींचेंगे और छोड़ेंगे तो थोड़ी बहुत डिफॉर्म हो ही जाएगी, ठीक है। तो इलास्टिक समझ में आ गया, परफेक्टली इलास्टिक में अंतर समझ में आ गया। अब कुछ बॉडी ऐसी रहती हैं, ये हो गई इलास्टिक की प्रॉपर्टी। अब कुछ बॉडी ऐसी रहती है कि अपन ने उसको खींचा, फोर्स लगाई, डेल्टा एक्स बढ़ी और यानी फाइनल लेंथ इसकी क्या हो गई एक्स डैश। अब जैसे अपन ने फोर्स हटा दी तो भी ये वापस नहीं जा रही, तो भी इसकी लेंथ एक्स डैश है, मतलब एक्स थी खींच के एक्स डैश हो गई, फोर्स हटाने के बाद भी एक्स डैश है, इसको अपन कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। अब बताओ किसी चीज को खींचेंगे और फोर्स हटा देंगे तो टोटल लेंथ रही आएगी क्या, जो फाइनल लेंथ है वो रही आएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि अपन ने खींचा और फोर्स छोड़ने के बाद बिल्कुल भी पीछे नहीं गई तो फिर अपन कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। और अगर खींच के छोड़ा थोड़ी सी बस वापस जा रही तो उसको अपन कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। कुल मिला के अपन ने एक चीज को खींचा, एक्स उसकी लेंथ थी, खींचा एक्स डैश लेंथ हो गई। अब अपन को देखना है वापस कितना जा रही, कितना वापस जा रही है। अगर ये पूरा वापस चली गई तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, बिल्कुल भी वापस नहीं गई तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, थोड़ा सा बस वापस गई तो प्लास्टिक बॉडी, और थोड़ा सा बस बच गई जाने से तो इलास्टिक बॉडी, ठीक है। इलास्टिक प्लास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक समझ में आ गया चारों। अब देखो इसके बाद क्या, रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, कोई भी शेप है, कोई भी शेप है, अब जैसे मान लो एक्स था, एक्स डिफॉर्म नहीं होना चाहता, रखे रखे डिफॉर्म नहीं होगा, है ना, रखे रखे डिफॉर्म नहीं होगा, जब अपन फोर्स से खींचेंगे तब वो डिफॉर्म होएगा, तो इसको अपन कहते हैं रिजिड बॉडी। अब अपन को पता है रिजिड बॉडी का ये मतलब नहीं है कि वो कभी डिफॉर्म ही ना हो, वो तब तक डिफॉर्म नहीं होगा जब तक एक यानी सबसे एक क्रिटिकल वैल्यू की फोर्स नहीं लगती। मतलब अब इसमें बिल्कुल छोटी सी फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्म नहीं होगा, जब थोड़ी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब डिफॉर्म होएगा। तो कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती, सारी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, चाहे दुनिया की कोई भी बॉडी ले लो वो डिफॉर्म हो जाती है। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं होती। लेकिन रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, जो चेंज नहीं हो, शेप चेंज ना करे, है ना, यानी उसको रेजिस्ट करती हो एक हद तक। एक हद तक मतलब एक फोर्स लगाएंगे तो वो तो शेप चेंज करना ही है उसको, लेकिन जो एक हद तक शेप चेंज ना करे उसको अपन कहते हैं रिजिड बॉडी। जब भी रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखोगे तो नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज परफेक्टली रिजिड बॉडी, मतलब सारी बॉडी फोर्स लगाने पे चेंज शेप करेंगी, चाहे आयरन रॉड हो, चाहे स्टील रॉड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। प्लास्टिक में हाँ एग्जाम्पल तो देखो, इलास्टिक के एग्जाम्पल रबर बैंड लिख सकते हो, स्प्रिंग लिख सकते हो। प्लास्टिक के एग्जाम्पल में मड और क्ले लिख सकते हो। ठीक है, और तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक का क्या एग्जाम्पल था, वो परफेक्टली इलास्टिक में क्वार्ट्स वगैरह कुछ का एग्जाम्पल था, ठीक है।
तो क्वार्ट्स पार्टिकल ऐसा कुछ एग्जाम्पल था, वो परफेक्टली इलास्टिक का एग्जाम्पल है, नोट्स में देख लेना लिखा होगा। और परफेक्टली प्लास्टिक में कुछ भी लिख सकते हो, मान लो वेट सैंड है ना, वेट सैंड करके ऐसा कुछ लिख देना, वेट सैंड या वेट क्ले ऐसा करके परफेक्टली प्लास्टिक में लिख सकते हो। अब बड़ा सवाल ये आता है, बताओ एक तो हमारे पास रबर बैंड है, एक रबर बैंड है और एक स्टील रॉड है, बताओ इसमें ज़्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील रॉड ज़्यादा इलास्टिक है, रबर बैंड कम इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी की क्या डेफिनेशन बताई? इलास्टिक की डेफिनेशन होती है जिसको छोड़ें वापस अपना शेप रिगेन कर दे, रबर बैंड को छोड़ेंगे वापस शेप रिगेन कर लेगी, स्टील को खींचेंगे छोड़ेंगे स्टील भी वापस अपना शेप रिगेन कर लेगी। ठीक है, मान लो इसको अपन ने खींचा 10 न्यूटन की फोर्स से, इसको भी खींचा अपन ने 10 न्यूटन की फोर्स से, खींचेगा नहीं खींचेगा? बिल्कुल थोड़ा सा खींचेगा। मान लो थोड़ा सा खींचा, इतना सा खींचा, इतना सा वापस आ गया, वापस इसने शेप रिगेन कर लिया। 10 न्यूटन से रबड़ बहुत ज्यादा खींच जाएगी, हो सकता है टूट भी जाए, अपन कह रहे टूटी नहीं, भी बहुत ज्यादा खींच गई, छोड़ेंगे तो टोटल शेप रिगेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत बड़ी हो ही जाएगी, लेकिन ये टोटल शेप रिगेन कर लेगा। अब अपन कहते हैं दोनों में से जल्दी शेप कौन रिगेन करेगा? ये देखो, ये बिल्कुल पास पास है, मान लो समहाउ थोड़ा सा खींच भी जाता है, फोर्स छोड़ेंगे तो जल्दी से वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा रिजिड है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा की, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। देखो ये आसानी से खींचने दे रही है अपने आप को, ये आसानी से खींचने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी, खींचने के बाद ज्यादा जल्दी अपने पास बुला लेगा। तो ये वाली ज्यादा इलास्टिक हुई, ये वाली कम इलास्टिक हुई। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। मतलब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी रहती है। ठीक है, अब बताओ इसकी जगह अपन ले लें एक इलास्टिक। ठीक, इलास्टिक लोअर में लगाने वाली इलास्टिक अपन ने ले ली। ठीक है, इलास्टिक है ये, ठीक, इसको अपन इलास्टिक लोअर में लगाने वाली इलास्टिक, ठीक, वो जो व्हाइट कलर की आती है। अब यहां पे अपन ले लें एक प्लास्टिक का बैट। ठीक है, एक इलास्टिक ले ली लोअर में लगाने वाली, एक प्लास्टिक का बैट ले लिया। अब बताओ जनरल टर्म में अपन इसको इलास्टिक कहते हैं, इसको प्लास्टिक कहते हैं, लेकिन फिजिक्स की टर्म में इस चैप्टर के हिसाब से ज्यादा इलास्टिक कौन सी है? ये ज्यादा इलास्टिक है, ये ज्यादा इलास्टिक है? बताओ तुम दोनों। ये ज्यादा इलास्टिक है, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये खींचेंगे तो आसानी से खींच जाता है, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जानने का सीधा सा तरीका, जिसको खींच रहे हैं वो आसानी से खींच रहा है, मतलब वो इलास्टिक नहीं है, कम इलास्टिक है। ठीक, वो प्लास्टिक है। जिसको खींच रहे हैं और आसानी से नहीं खींच रहा, वो इलास्टिक है। मतलब जनरल लैंग्वेज में इसको प्लास्टिक कहते हैं, लेकिन ये इलास्टिक से भी ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में इसको इलास्टिक कहते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक से भी ज्यादा प्लास्टिक है। ठीक है, अब कहने की बात है प्लास्टिक नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले कम इलास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक नहीं है लेकिन उसके मुकाबले कम इलास्टिक है। ठीक है, समझ में आ गया इलास्टिक प्लास्टिक। अब देखो इलास्टिक प्लास्टिक के बाद इसमें क्या आता है? इसमें तुम्हारा आता है सबसे पहले स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉड्यूलस। तो देखो स्ट्रेस क्या होता है? ठीक, यहां पे आप स्ट्रेस देखो, किसी भी चीज को अपन खींचेंगे उसमें अपन एक फोर्स लगा रहे हैं, उसको अपन कह लेते हैं फोर्स अप्लाइड या फिर फोर्स एक्सटर्नल, मतलब जो अपन लगा रहे हैं। अब खींचेंगे, मान लो ये चीज खींचना नहीं चाह रही या खींचना चाह भी रही है, ये एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी यहाँ पे। इसको कहते फोर्स रिफॉर्मिंग। मान लो ये एक इलास्टिक है, रबर बैंड कुछ भी है, अपन ने इसको खींचा, ये नहीं खींचना चाहती, वापस आना चाहती, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। ये दोनों फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन बस अलग है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी कि मुझे नहीं खींचना, उसको अपन कहते हैं फोर्स रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग क्यों? रिफॉर्म मतलब किसी चीज को अपन ने डिफॉर्म कर दिया, चलो इसको अप्लाइड की जगह डिफॉर्मिंग लिख दो। डिफॉर्मिंग मतलब उसका शेप खराब कर देना। तो अपन किसी चीज को डिफॉर्म करना चाहते हैं तो वो चीज अपने आप को रिफॉर्म करना चाहती है, अपन लगा रहे डिफॉर्मिंग फोर्स, वो चीज लगा रही है रिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब अपन ने फोर्स डिफॉर्मिंग लगाई 10 न्यूटन की, तो बताओ रिफॉर्मिंग फोर्स कितनी लगेगी? 10 न्यूटन की। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स और रिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा बराबर रहेगी, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट तक, वो क्या लिमिट है अभी समझाएंगे। ठीक है,
एक लिमिट तक फोर्स बराबर रहेगी। अब बताओ फोर्स अपन लगा रहे हैं, कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं, मान लो अभी अपनी लिमिट में, इलास्टिक लिमिट में, मतलब अभी टूट नहीं रहा है, अभी टूट नहीं रहा, अभी अपनी लिमिट पे है। अब अपन ने खींच गया फोर्स डिफॉर्मिंग से, छोड़ा वापस चला जाएगा फोर्स रिफॉर्मिंग से। तो जब जब अपन खींच रहे हैं, जब जब, अब मान लो पहले अपन ने इसको नहीं खींचा तो ये बिल्कुल शांति से बैठा है अपना, जैसे ही अपन ने खींचा इसके अंदर ये वाली फोर्स बिल्ट हो गई। अपन ने 10 न्यूटन से खींचा, इसके अंदर 10 न्यूटन बिल्ट हो गई। अपन 100 न्यूटन से खींचेंगे, इसके अंदर 100 न्यूटन बिल्ट हो जाएगा। जैसे ही अपन खींच रहे हैं इसके अंदर एक फोर्स बिल्ट हो रही है, तो उस फोर्स को अपन कहते हैं फोर्स रिफॉर्मिंग, तो उसको अपन लिख दिए फोर्स रिफॉर्मिंग। अब अपन खींच रहे हैं, मान लो ये वाला एरिया पकड़ के, इस एरिया को पकड़ के अपन खींच रहे हैं, तो फोर्स रिफॉर्मिंग पर यूनिट एरिया को ही अपन कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, फोर्स रिफॉर्मिंग क्या है वो अपन को पता है, अपन खींचते हैं उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होती है जो शेप को रीगेन करना चाहते हैं, उसको कहते हैं फोर्स रिफॉर्मिंग। तो फोर्स रिफॉर्मिंग पर यूनिट एरिया, ये एरिया कौन सा है जिस एरिया में फोर्स लग रही है, तो फोर्स रिफॉर्मिंग पर यूनिट एरिया ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, फोर्स रिफॉर्मिंग पर यूनिट एरिया ऑफ फोर्स अप्लाइड को अपन कहते हैं स्ट्रेस। समझ में आ गया स्ट्रेस। अब देखो 3 तरीके का स्ट्रेस होता है। अब देखो ये जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद एक बार तुम लोग को तुम्हारे नोट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेस होता है 3 तरीके का, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होता है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होता है शियर स्ट्रेस। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, अगर किसी चीज को अपन अलोंग द लेंथ खींचे, अलोंग द लेंथ क्या होता है, ये तुम्हारी लेंथ है, ये लेंथ है। मान लो कोई भी चीज लंबी सी रॉड जैसी है, अगर कोई चीज लंबी रॉड जैसी है तो उसमें कौन सा, अब देखो लंबी है मतलब लॉन्ग है, लंबी है मतलब लॉन्ग है, तो अगर कोई भी चीज लॉन्ग है तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब जब अपन अलोंग द लेंथ खींचे। अब अगर यहां से खींच रहे हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अब उसको भी कहते हैं लेकिन जनरली यहां से खींचा जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब किसी चीज को अलोंग द लेंथ खींचे। अब किसी चीज को अलोंग द लेंथ खींच सकते हैं या फिर उसको दबा भी सकते हैं। अब अगर अपन खींच रहे हैं तो अपन इसका शेप कैसा बिगाड़ रहे हैं, ऐसा खींच के शेप बिगाड़ रहे हैं, तो शेप वापस आना चाहेगा, वापस ऐसा, मतलब उसमें जो रिफॉर्मिंग फोर्स लगेगी वो शेप को वापस सिकोड़ना चाहेगी। अब मान लो अपन इसको फोर्स डिफॉर्मिंग से ऐसा करके अपन दबा रहे हैं, अगर दबा रहे हैं तो बताओ फोर्स रिफॉर्मिंग कैसी लगेगी, वापस खोलना चाहेगी। कोई शेप उसको ऐसा दबा दी तो फोर्स रिफॉर्मिंग अंदर से उसको बाहर फेंकना चाहेगी, तो तब फोर्स रिफॉर्मिंग कैसी लगेगी, इसको वापस खोलना चाहेगी। मतलब फोर्स रिफॉर्मिंग हमेशा फोर्स डिफॉर्मिंग के उल्टा लगती है। तो अपन को देखना अपन कर क्या रहे हैं, अगर अपन किसी चीज को खींच रहे हैं, अगर अपन किसी चीज को खींच रहे हैं तो उस पर जो स्ट्रेस लगेगा उस स्ट्रेस को अपन कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल। अब देखो अगर किसी चीज को खींच रहे हैं तो उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट होगी, है ना, या उसको टेंशन हो गई कि उसको नहीं खींचना, ऐसे स्ट्रेस को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंशन क्या होती है, एक तरीके की फोर्स होती है। ठीक है, जो लंबी चीजों में लगती है फोर्स, एक तरीके की फोर्स, उसको टेंशन कहते हैं अपन। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, अगर किसी चीज को अपन कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको अपन कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, अपन खींच रहे हैं तो टेंसाइल। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब खींचना रहता है। नहीं, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब जो अलोंग द लेंथ लगे, अलोंग द लेंथ खींच भी सकते हो, दबा भी सकते हो, दबा भी सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर अगर खींच रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस, दबा रहे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो क्या स्ट्रेस समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडनल वाला। अब इनके फॉर्मूले, किसी भी स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर एरिया ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो बताओ यहां पे फोर्स रिफॉर्मिंग की जगह अपन लिख देंगे, देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स रिफॉर्मिंग लिख दिया, एफ आर मतलब फोर्स रिफॉर्म। अब देखो जहां भी कॉपी में समझाओगे इतना पर्याप्त टाइम रहेगा कि एफ आर के बाद, यानी जब पूरा समझा दो, किनारे एक बॉक्स बना के लिखोगे एफ आर इज इक्वल टू फोर्स रिफॉर्मिंग या फिर रिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, किनारे अपने शॉर्ट फॉर्म के मतलब समझाने पड़ेंगे। फिर अब फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन एरिया। अब बताओ अगर ये एक रॉड है मतलब यहाँ पे गोल गोल रहता है। अब इस एरिया को अपन क्या कहते हैं, इस एरिया को अपन कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जब भी किसी रॉड को खींचते हैं किस एरिया के थ्रू खींचेंगे, इस एरिया के थ्रू खींचेंगे, और इस एरिया को क्या कहते हैं,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन ए, और यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो किनारे क्या लिखोगे, यहाँ पे तो अपन ने एफ आर बाई ए लिख दिया, फिर किनारे एफ आर को क्या लिखोगे, रिफॉर्मिंग फोर्स, और ए को क्या लिखोगे, यहाँ ए के पास यहाँ छोटा सा सी भी लगा सकते हैं, नीचे छोटा सा सी लगा सकते हैं, नीचे जो भी चीज नीचे जो भी चीज लगती है वो ऊपर वाली चीज का नाम होता है। तो ए सी लिख दिया, ए सी मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बताओ कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या आएगा, अपन जो फोर्स लगा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, फोर्स डिफॉर्मिंग, अंदर से जो फोर्स लगेगी उसको कहेंगे फोर्स रिफॉर्मिंग। तो यहाँ पे फिर से एफ आर आ जाएगा अपॉन किस एरिया में लगा रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ही दबाएंगे, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा एसी मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो साइड वर्ड लगाई नहीं जाती, लेकिन रहेगा तो उसको भी अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे अगर एक साइड से लगा रहे, ठीक है। वो फिर उसका शेप ऐसा नहीं रहे, क्या उसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन फिर उसको ये देखो वो तुम्हारा फिर शेप ऐसा नहीं रहेगा, शेप तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है रहेगा। ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खींच रहे तो फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, बाकी अभी ये लिखना है, ठीक है। और अभी एक्स्ट्रा डाउट पूछो भी मत, है ना। फिर देखो शियर स्ट्रेस क्या है तुम्हारा, शियर स्ट्रेस क्या है, अगर कोई चीज सबसे पहले जैसे ही तुमको शियर दिखे, सबसे पहले जेली याद कर लेना, शियर स्ट्रेस देखे, शियर स्ट्रेस की जगह जेली याद रख लेना। जेली को अपन ऐसा भेजेंगे, नीचे से वहीं रहेगी, ऊपर से थोड़ी सी खिसक जाएगी, ऊपर से कैसी हो गई जेली, ऊपर से जेली ऐसी हो गई, ठीक है। धक्का दिया जेली ऐसी हो गई, धक्का छोड़ा वापस से अपनी जगह आ जाएगी। तो जेली को धक्का देने में जेली ऐसी हो जाती है, धक्का छोड़ते हैं तो जेली वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो ऐसा स्ट्रेस जो सबसे पहले किसी सॉलिड पे लगता है, सॉलिड के किस फेज में लगता है, तो ऐसा स्ट्रेस जो सॉलिड के उस फेज में लगता है जो परपेंडिकुलर है एरिया ऑफ कांटेक्ट के। देखो समझो अच्छे से, ये वाला फेस परपेंडिकुलर है इस वाले फेस के, इस फेस को अपन कहते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी विद द ग्राउंड, ऐसा कुछ कह सकते हैं। एरिया ऑफ कांटेक्ट की परपेंडिकुलर फेस है ये वाला, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, ये फोर्स भी परपेंडिकुलर लगती है, तो अपन को मालूम है एरिया ये वाला फेस इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली फेस इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली फोर्स इसके पैरेलल लग रही है, ये वाली फोर्स इसके पैरेलल लग रही है। तो जब भी तुम्हारा एरिया के पैरेलल एक फोर्स लगती है, एरिया के पैरेलल फोर्स लगती है, या फिर एरिया के परपेंडिकुलर वाले फेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, या तो एरिया के परपेंडिकुलर वाले फेस में फोर्स लग रही है या फिर एरिया के पैरेलल फोर्स लग रही, तब फिर इस फेस की बात नहीं करेंगे। तो जब भी फोर्स एरिया के पैरेलल लगती है, फोर्स डिफॉर्मिंग भी एरिया के पैरेलल लगेगी, तो यहाँ पे फोर्स डिफॉर्मिंग कौन सी लेंगे, फोर्स तो यहाँ से लग रही, तो ये वाली फोर्स डिफॉर्मिंग उसी के बराबर, फोर्स डिफॉर्मिंग उसी के बराबर ये वाली होगी फोर्स रिफॉर्मिंग। एरिया कौन सा लेंगे, इसका एरिया लेंगे या इसका एरिया लेंगे, तो यहाँ शेयरिंग स्ट्रेस में ये जो नीचे वाला एरिया रहते हैं, जो एरिया फिक्स्ड एरिया रहता है, इसको अपन कहते हैं फिक्स्ड एरिया, फिक्स्ड एरिया रहता है, ये वाला लेते हैं। तो तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनता है, शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाता है फोर्स डिफॉर्मिंग अपॉन एरिया, और यहाँ पे एफ लिख दिया, एफ मतलब फिक्स्ड एरिया, ठीक है। कुल फिक्स्ड एरिया, शेयरिंग स्ट्रेस में फिक्स्ड एरिया लिख के आना ही आना है, ठीक है। फिक्स एरिया लिखोगे बाकी सबको समझ में आ जाएगा, फिक्स एरिया मतलब ये वाला एरिया है। तो फोर्स डिफॉर्मिंग अपॉन एरिया जो फिक्स रहता है उसको अपन कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस में कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम्हारा आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, कोई एक अपने पास बॉल है, बॉल को अपन ने पानी में डाल दिया, क्या होगा, पानी में बॉल को डाला, चारों तरफ से उसमें प्रेशर लगने लगा, ये बॉल मान लो पानी में डाली है, चारों तरफ से प्रेशर लगने लगा, चारों तरफ से प्रेशर लगने लगा। पहले तुम्हारी बॉल थी इतनी बड़ी जो डॉटेड लाइन है, अब तुम्हारी बॉल हो गई इतनी छोटी, क्यों हुई, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा तो बॉल बदल गई, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा बॉल बदल गई। हो सकता है इसको पानी से निकालने तो वापस फूल जाए, हो सकता है पानी से निकालने तो वापस फैल जाए, वापस पहले ऐसी हो जाए, मतलब इसमें बाहर से ये वाली फोर्स लग रही है जो पानी लगा रहा है, अंदर से एक रिफॉर्मिंग फोर्स लग रही होगी, बाहर से लग रही डिफॉर्मिंग फोर्स जो उसका शेप बिगाड़ रही है, अंदर से बॉल वापस पहले ऐसी बनना चाहती तो अंदर से लग रही रिफॉर्मिंग फोर्स,
यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स रिफॉर्मिंग, हमेशा की जगह फोर्स रिफॉर्मिंग आ गया। एरिया कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे एरिया के नीचे लिख देना टीएस। टीएस का क्या मतलब होता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया। क्यों, यहाँ पे केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया में फोर्स लग रही थी तो अपन ने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। यहाँ पे फिक्स एरिया में लग रही थी, अपन ने यहाँ पे फिक्स एरिया ले लिया। यहाँ पे पूरी की पूरी बॉल में चारों तरफ से फोर्स लग रही, तो अगर चारों तरफ का पूरा एरिया मिला लेते हैं उसको अपन कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। मतलब बॉल का जितना भी सरफेस है, पूरे के पूरे सरफेस में फोर्स लग रही है, उसको अपन कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन टोटल सरफेस एरिया। अब स्ट्रेस देख लिया, सबसे पहले बताओ स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन एरिया। फोर्स रिफॉर्मिंग हमेशा सेम रहेगा, एरिया अलग अलग स्ट्रेस के हिसाब से बदलता जाता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्रॉस सेक्शनल एरिया, शियरिंग स्ट्रेस में फिक्स्ड एरिया और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को और क्या बोलते हैं, ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को और क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस को और क्या बोलते हैं, याद नहीं, देख लेना नोट्स में, देख लेना। अब देखो स्ट्रेस क्या, फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन एरिया। स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, इतना बस बताओ। फोर्स की क्या यूनिट होती है, फोर्स की क्या यूनिट न्यूटन, एरिया की क्या यूनिट मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस की क्या यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या नाम है, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन पास्कल कहते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही अपन पास्कल कहते हैं। ठीक है, अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एटीएम कहते हैं क्या, एटीएम नहीं कहते, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। ठीक है, एटीएम अलग चीज है, बाकी सारी चीजें अलग है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल है। ठीक है, स्ट्रेस समझ में आ गया, स्ट्रेस की यूनिट समझ में आ गई। अब यहां पे आओ, स्ट्रेन, स्ट्रेस के मुकाबले स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा सरल होता है। स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन क्या होता है, अब देख रहे किसी भी चीज में फोर्स लगा रहे थे तो वो हो जा रहा था डिफॉर्म, और फिर जब फोर्स छोड़ रहे थे तो वापस हो रहा था रिफॉर्म। ठीक है, तो अपन देखेंगे फोर्स लगाई और फोर्स अभी भी अपनी लगी हुई है तो थोड़ा सा हो जाएगा डिफॉर्म। तो अपन कहते हैं जब भी डिफॉर्म हो गया, मान लो इनिशियल ऑब्जेक्ट की लेंथ थी, मान लो अभी केवल एक एग्जांपल दे रहे, इनिशियल लेंथ थी x, डिफॉर्म होने के बाद लेंथ हो गई x डैश। ठीक है, इसमें चेंज कितना आया, डेल्टा x का। तो डेल्टा x जो चेंज आया अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको अपन कहेंगे स्ट्रेन। ठीक है, मतलब सबसे पहले यहां पे देखो, लिखो चेंज इन शेप अपॉन इनिशियल शेप। इनिशियल शेप मतलब जो पहले शेप था, चेंज इन शेप मतलब शेप में जो चेंज आया। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे फाइनल शेप नहीं लिखा है, फाइनल शेप नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है चेंज इन शेप। एक एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हारी ये 10 मीटर का धागा है, 10 मीटर का धागा है, धागे को खींचा, धागा हो गया 11 मीटर का। बताओ स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन क्या होगा। तो देखो स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले चेंज इन शेप। तो अपन यहाँ पे 11/10 नहीं लिखेंगे। 11/10 क्यों नहीं लिखेंगे, 11 है फाइनल शेप, 10 है इनिशियल शेप, तो ये तो फाइनल शेप अपॉन इनिशियल शेप हो गया, तो ये अपन नहीं लिखेंगे। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला 11/10 नहीं होगा। अपन देखेंगे चेंज कितना है, 10 से 11 हुआ, चेंज कितना आया 1 मीटर का, तो 1 अपॉन इनिशियल कितना था 10। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला ये होगा जितना चेंज आया और जो इनिशियल था। अगर बड़े अमाउंट में दिया हो तो कैसे निकालेंगे, मतलब तो 11 से और ज्यादा दे दिया हो तो, अगर 11 से ज्यादा देता, मान लो 12 दे देता तो 2/10 आ जाता। तो ये तो देख के बता देंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, जो भी तुम्हारा फाइनल लेंथ है माइनस इनिशियल लेंथ, तो अपन को चेंज इन लेंथ। डाउट भी ना पूछे, तुम तो जैसे बहुत पास हो रहे हैं। चलो चलो, स्ट्रेन समझ में आया, चेंज इन शेप अपॉन इनिशियल शेप। अब देखो हर एक का स्ट्रेन निकाल लो, वेरिएशन का फॉर्मूला बता चलो हर एक स्ट्रेन निकाल लेंगे अपन। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगता कैसे था बताओ, कोई लेंथ है, कोई रॉड है, अलोंग द लेंथ लगता था। अलोंग द लेंथ मतलब इसकी लेंथ चेंज होती थी, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन
एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता था, अपन डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखते थे। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये समझ में आ गया, सिंपल था। शेयरिंग स्ट्रेस का क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस देखो, शेयरिंग स्ट्रेस का थोड़ा सा उल्टा रहता है, जो ये थीटा रहता है। अब कैसे आया, कहाँ से आई, आने भी नहीं वाला, केवल इतना देख लो, केवल इतना देख लो, जो ये थीटा रहता है। अब इसको और अच्छे से बना देते हैं। चलो देखो, पहले यहाँ था, यहाँ से खिसक गया। अब देखो ये खिसका तो यहाँ पे एक एंगल बनाया, एक एंगल बनाया, इस एंगल को अपन ने थीटा लिख दिया। जो ये थीटा रहता है इसी को अपन कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये देखना है तो पूरे वाले वीडियो देख लेना, डाले हैं। अभी के लिए इतना बस जान लो, जो ये थीटा रहता है इसी को अपन कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो सॉरी शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन शियर इज इक्वल टू थीटा। थीटा कौन सा थीटा है, जो परपेंडिकुलर फेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर देखो इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड फेस। तो फिक्स फेस के परपेंडिकुलर जो फेस है, वो फेस जितना टर्न किया, फिक्स फेस के परपेंडिकुलर जो फेस है, वो फेस जितना टर्न किया, उसको अपन कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस। डेफिनेशन में ये आ जाएगी, ठीक है। फिक्स फेस के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में ये वाला फेस था, और ये फेस जितना टर्न किया तो यहाँ पे एक एंगल बनाया, उसको अपन कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। फिर देखो शियरिंग स्ट्रेन हो गया तो हमारा आ गया थीटा। उसके बाद क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। किसमें, इसमें थीटा नहीं, इसमें नहीं होती, इसमें नहीं होती, देखो नहीं होगा। अरे तो इसकी लेंथ कहाँ चेंज हो रही है, इसकी लेंथ कहीं से चेंज नहीं हो, वापस आ रहा है अपनी जगह, इसमें नहीं होगी। इसमें एंगल जितना टर्न होता है उसको कहते हैं, ठीक है। अब कैसे आता है, पहले tan थीटा आता है। अब देखो मैं बता रहा हूँ कौन सी लेंथ की बात होती है। एक ये वाली लेंथ चेंज हो रही, एक ये वाली लेंथ है, ठीक है। ये इसको अपन कहते हैं डेल्टा एक्स, इसको अपन कहते हैं एल। डेल्टा एक्स बाई एल करेंगे अपन को मिल जाएगा tan थीटा, ठीक है। अगर थीटा ये है, ये बाई ये करेंगे tan थीटा मिल जाएगा। अब थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा को अपन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे आता है देख लेना, वो वाले वीडियो में समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी रिवीजन कराना है तो कुल इतना जान लो, ठीक है। क्या बुक लिख सकते हो, जेली लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जेली लिख देना। अब देखो हाइड्रोलिक स्ट्रेन में क्या होता है, बस बात नहीं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है, ये देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या, किसी भी चीज को बॉल को डाले अपन अंदर, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वॉल्यूम जितना चेंज हुआ उसको अपन कहते हैं, सबसे पहले देखो स्ट्रेन वी मतलब, स्ट्रेन वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम चेंज हो गया, जितना वॉल्यूम चेंज हुआ उसको अपन कहेंगे डेल्टा वी। इनिशियल वॉल्यूम था वी, डेल्टा वी बाई वी। तो हाँ इसका भी रहेगा चेंज इन लेंथ। देखो चेंज इन शेप मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। थीटा, थीटा कहाँ से आया, ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ करी तो tan थीटा आ गया। tan थीटा को अपन ने थीटा लिख दिया, क्यों, थीटा बहुत छोटा था। जब भी थीटा छोटा रहता है तो tan थीटा को अपन थीटा लिख सकते हैं। अब देखो इतना समझ में आ गया। स्ट्रेन तीन तरीके के, स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, स्ट्रेन की क्या यूनिट होगी, तो देखो ऊपर लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर लेंथ है नीचे भी लेंथ है, मतलब जो चीज ऊपर है नीचे भी वही चीज है। अगर सेम चीज रेशियो में रहती है, अगर सेम चीज रेशियो में रहती, मान लो इसकी कुछ भी डायमेंशन होगी, एम एक्स एल एक्स, कुछ भी डायमेंशन होगी, इसकी भी वही होगी एम एक्स एल एक्स, ठीक है। ऊपर से नीचे कट जाएगी तो ये डायमेंशन लेस आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेन होता है डायमेंशन लेस, ठीक है। तो डायमेंशन लेस। स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस अपना था प्रेशर की यूनिट, मतलब स्ट्रेस की यूनिट क्या थी, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन है डायमेंशन लेस। अब आता है अपना हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, तो देखो हुक्स लॉ क्या कहते हैं, अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है, जब तक कोई भी चीज इलास्टिक बिहेव कर रही है उसको अपन कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो अंडर इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ का पहली लाइन आती है अंडर इलास्टिक लिमिट।
तो अंडर इलास्टिक, हम लिख लें अंडर इलास्टिक लिमिट, जो भी तुम्हारा स्ट्रेस रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है स्ट्रेन के। क्या मतलब, जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन क्या है, रिलेटिव डिफॉर्मेशन, मतलब कितना डिफॉर्म हो रहा है। स्ट्रेस क्या था, जो अपन फोर्स लगा रहे थे पर यूनिट एरिया, जितनी अपन फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं उतना ही रिलेटिव डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जितना फोर्स लगाएंगे उतना शेप बिगाड़ेंगे। कब तक, एक इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो टूट जाएगा, ठीक, इलास्टिक टूट जाएगी। या तो अंडर इलास्टिक लिमिट तक होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना स्ट्रेन होगा। अब इसको हटाओ, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो एक के आ जाएगा, के आ जाएगा, तो लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन, ये लिख लिया। स्ट्रेन को नीचे लेके जाएंगे, यहां से खींचा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी अपन हटा, अभी देखो बीच में प्रोपोर्शनल का साइन लगा है, अपन को इसको हटा के इक्वल का साइन लगाना है। तो जब इसको हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, उस कांस्टेंट का नाम अपन ने रख दिया के, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेन लिखा था, स्ट्रेन को अपन नीचे ले आएंगे, तो के हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया के। अब इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। ये तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक, इसको अपन कहते हैं, ये फैन ऑफ कर दो। नहीं ठंडी लग रही, हाँ रुको, तो इसको अपन कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, समझ में आ गया। स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेन के कब तक, इलास्टिक लिमिट तक। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट आ गया, स्ट्रेन को खींच के नीचे ले आए तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो कांस्टेंट आया उसको अपन कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इतना समझ में आया। अब अपन को देखने 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन से होते हैं। तीन चेक करते हैं, क्या होती है उसकी स्पेलिंग जल्दी से बताना। तू बताना, तेरे से बताना। अच्छा जे आएगा कि जी आएगा, पहले ये बता। अच्छा जेली में तू बता, बस तू बताना जे आएगा जी आएगा। जेली में जी आएगा, जी आएगा। हाँ बताओ, जी आएगा, जी आएगा, लो जी सत्यानाश। वो अब चाहता तभी फोन आ लगा रहा, अभी याद आ गई उसको। जी जाली लगी मेरी जाली। हेलो भैया ने स्टार्ट कर दिया नहीं, एक मैम जेली की स्पेलिंग में जे आएगा कि जी आएगा? जी आएगा। कोई काम नहीं करना, नाम कोई मतलब नहीं। पानी नहीं में देखो चाहे बुला लेना, फिर एक चैप्टर हो जाएगा उसके, 2 चैप्टर। एक चैप्टर हो गया, बाकी 2 चैप्टर बचे। हाँ जल्दी आ जाओ। रिकॉर्डिंग लगा है कि कहाँ लगा? ये ना रिकॉर्डिंग आज का वीडियो रिकॉर्ड चलेगा ना, तू आ जा। अब यहाँ पे देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये अपन ने जनरली निकाल लिया, जैसे जनरल स्ट्रेस निकाला था, जनरल स्ट्रेन निकाला था, ये था जनरल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हर एक टाइप के स्ट्रेस के लिए निकालना है। लॉन्गिट्यूडनल में लगेगा लॉन्गिट्यूडनल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर में लगेगा शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इधर लगेगा हाइड्रोलिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो हर एक जगह निकालेंगे अपन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब भी अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को अपन कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस, लिखते हैं अपन वाई से। तो इसके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस, लिखते हैं वाई से, वाई या फिर गामा कुछ भी कह लो, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो सभी में आएगा, यहाँ पे स्ट्रेस के नीचे एल और स्ट्रेन के नीचे भी एल लिख देंगे। एल मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये समझ में आ गया। ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। शियर स्ट्रेस में क्या होता है, शियर स्ट्रेस में होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको डिनोट करते हैं ऐसे ईटा, ठीक है, ईटा से डिनोट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। हाँ ईटा,
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ईटा या नीटा कुछ ऐसा कहते होंगे इसको। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेस शियर अपॉन स्ट्रेन शियर, ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। फिर हाइड्रोलिक मॉडुलस क्या होता है, मतलब जब भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगते हैं यहाँ पे कौन सा मॉडुलस आता है, इसको अपन कहते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जब लगता है तो वहाँ पे जो भी मॉडुलस आता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको कहते हैं बल्क मॉडुलस। तो स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक अपॉन स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक। देखो सब में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लगेगा, ये भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या नाम है, यंग्स मॉडुलस। अगर शियरिंग स्ट्रेस है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, या तो शियर मॉडुलस या तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम है बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब बताओ इनकी यूनिट क्या होगी, यंग्स मॉडुलस, यानी देखो सारे मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सारे मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, सारे मॉडुलस की सेम यूनिट होगी। तो बताओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको अपन ने के लिख दिया उसकी यूनिट क्या होगी। तो देखो ऊपर स्ट्रेस है नीचे स्ट्रेन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की क्या यूनिट होती है, डायमेंशनलेस, ठीक है, ऊपर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे डायमेंशनलेस। तो फाइनल यूनिट क्या होगी, फाइनल यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट थी, स्ट्रेस की यूनिट थी, और किसकी यूनिट है, कांस्टेंट की यूनिट है। कांस्टेंट मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ अपन ने देख लिया। अब इसके बाद क्या आता है, ग्राफ। तो देखो ग्राफ बिल्कुल सड़ा सा है, बिल्कुल सरल से, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। वीडियो बना था शायद 10, हाँ नहीं लिखा था, पॉइजन रेशियो नहीं आएगा, नहीं आएगा। दिखाओ, हमने जो नोट्स देखे थे उसमें नहीं लिखा था। एक क्वेश्चन ये दिया मैंने, दो क्वेश्चन। नहीं मैंने दिए हैं। ये चैप्टर और कितना बस खत्म। इतनी ये और बोल रहा था ये बड़ा रूट बड़ा है, सॉलिड है। कहाँ लिखा बताओ ना। ये भविष्य की कॉपी ये मैंने भविष्य की तरफ से लिखा है। देखो पॉइजन रेशियो वैसे नहीं आना चाहिए, देखो तुम्हारी क्लास में नहीं आना चाहिए, हम कितना लिखवाया इतना बस देख लें। इतना ही बस है। देखो हम जनरली समझा दे रहे, जनरली समझा दे रहे क्या होता है। डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी ना। देखो डेफिनेशन नहीं लिखवाई तो नहीं आएगा, देखो जनरली समझा दे रहे क्या होता है। अगर ये तो हमारी रॉड है, ये रॉड है, अगर रॉड को खींचेंगे तो बताओ पतली भी हो जाएगी, अगर रॉड को खींचेंगे तो पतली भी हो जाएगी। अगर रॉड को अपन दबाएंगे तो दबेगी तो ठीक यहाँ से मोटी भी हो जाएगी, खींचेंगे तो पतली हो जाएगी, दबाएंगे तो मोटी हो जाएगी। तो जो यहाँ पे चेंज आता है ना, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन जो चेंज इन लेंथ आता है, उसको अपन कहते हैं फिजांस रेशियो, पॉइजन रेशियो सॉरी। तो यहाँ पे जो चेंज आया मतलब जितनी मोटी जितनी उसकी गिर्द बढ़ी, मतलब लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन मतलब जितना लेटरल जितना फैल गया वो अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जितना लंबा हुआ यानी जितना फैल गया अपॉन जितना लंबा हुआ। क्यों, किसी चीज को खींचते हैं तो कम भी तो होएगी, मतलब पतली हो जाती, दबाएंगे तो मोटी हो जाएगी। तो जो यहाँ पे चेंज आया लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अपन कहते हैं पॉइजन रेशियो, ठीक है। स्ट्रेन और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल रहते हैं। हाँ 50% ना। हाँ चलो
सेकंड चैप्टर फ्लूइड का फ्लूइड नहीं, क्वेश्चन करा रहा है। देखो हाँ वो ग्राफ का कह रहे थे, 10 मिनट का ग्राफ है, ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, या तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना या फिर 10 मिनट का वीडियो हमने डाला था वो देख लेना तो समझ में आ जाएगा। इसमें डिफाइन स्ट्रेन बस लिखा है ये कर्व हुआ था एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हाँ तो वो देख लेना, उसमें कुछ कठिन नहीं, जब पढ़ाया था देख लेना है ना, 10 मिनट खराब हो जाएंगे सरल टॉपिक के लिए। अब देखो इसको बंद कर